नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक भूकंप रविवार को आया, उसके झटके अब तक महसूस किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक महसूस नहीं हो रहा, बल्कि यूपी, बिहार तक इन झटकों से अब बदलाव की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र से बिहार तक अलग अलग थ्योरी है जो सामने आ रही है। अटकलें लग रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस केंद्र में मंत्री बनेंगे। कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदल दिया जाएगा। वहीं इस राजनीतिक तूफान के बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले में चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार पर तेजस्वी को पद से हटाने का दबाव बढ़ गया है। और इस सब के बीच नीतीश कुमार ने कल शाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से मुलाकात करके नई अटकलों को हवा दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तोड़ने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान आज ओम प्रकाश राजभर ने दिया। ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि वो मायावती को अपने साथ लाएंगे। और राजभर कहां जा रहे हैं? राजभर के बारे में खबर यह है कि वो एक बार फिर योगी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। और यही वजह आज पूछना जरूरी हो जाता है, क्या देश की राजनीति बदलने वाली है? और अगर बदलने वाली है तो क्या क्या बदलेगा? क्या विपक्ष के एकजुट होने के बाद अब बारी एनडीए के एकजुट होने की? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत सियासी वार पलटवार से। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। हम तो सबकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 पर मायावती जी को। तक हम मायावती जी को अपने मंच पर लिया देंगे। धमाका महाराष्ट्र की सियासत में हुआ, लेकिन उसका असर पूरे देश में महसूस हो रहा है। अलग अलग राज्यों में बदलाव की बात कही जा रही है। बदलाव की अटकलों की शुरुआत महाराष्ट्र से ही करते हैं। अजित पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ आ गया, लेकिन शायद बदलाव यहां तक रहने वाला नहीं। अटकलें लग रही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्र की राजनीति में जाएंगे। वहीं संजय राउत दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र में बदला जाएगा। एक मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ जो 16 विधायक है वो जल्दी ही डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। महाराष्ट्र के बाद बदलाव की सबसे ज्यादा बात बिहार में कही जा रही है। 2 दिन से बीजेपी और दूसरी पार्टियां दावा कर रही हैं नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी। लेकिन अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद नीतीश कुमार का धर्म संकट और बढ़ गया है। भ्रष्टाचार के आरोप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीजेपी उन पर दबाव बढ़ा रही है। और इसी दबाव के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नीतीश से मुलाकात की। वो हरिवंश जो सांसद तो जेडीयू के हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी के नजदीक हो गए हैं। तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट के बाद इस मुलाकात को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल है। ये सब शगुफा है। हरिवंश बाबू पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ हैं और माननीय नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सबसे मिल रहे, तो वो भी अपना मिलने आए होंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमारे इस एनडीए परिवार को मजबूत करने के लिए जो भी इस देश से विभिन्न दलों से आना चाहता है, उसका स्वागत है। वो तो हमारे साथ पहले भी रहे हैं और एनडीए परिवार में दोबारा आएंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वो एनडीए के पुराने साथी रहे हैं और एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कई बार बिहार राज्य का उन्होंने नेतृत्व किया है और निश्चित रूप से एनडीए परिवार में वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बदलाव की बात यूपी में भी हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी की अटकलें लग रही हैं। लेकिन राजभर ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को अपने साथ लाएंगे। 7 अक्टूबर को वंचित शोषित जागरण महारैली करने की तैयारी में हम हैं। जब गांधी मैदान पटना में वहीं रैली होगी
तभी खुलासा होगा। ये सब स्पष्ट हो जाएगा, क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, क्या मिलेगा, कितने लोग आपके जा रहे हैं मंत्रिमंडल में, और लोकसभा में कौन, कितनी सीटें आप मांग रहे हैं, कितनी मिलने की उम्मीद है? तब तक हम मायावती जी को अपने मंच पर लिया देंगे। यूपी में पिछले 2 दिन से ये दावे किए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होगी। साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलें भी लग रही हैं। हालांकि खुद जयंत इन अटकलों को खारिज कर चुके हैं। तो 2024 का चुनाव क्या लेकर आने वाला है बदलाव? इस बीच आपको बता दूं, एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई है। आज सुबह मैंने आपको जानकारी दी थी, राज्यसभा सांसद उपसभापति हरिवंश ने एबीपी न्यूज को ये बात बताया है, पुष्टि की है कि हां, उनकी कल शाम बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी। सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने ही आपको ये जानकारी दी थी कि सोमवार की शाम नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात हुई। हरिवंश नारायण सिंह की तरफ से बताया गया है, औपचारिक बातें हुई हैं। गठबंधन को लेकर जो कयास लग रहे थे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, खुद हरिवंश नारायण सिंह की तरफ से मोहर लगा दी गई है, मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। तो माना आप ही थी जिस वक्त ये इस खबर को ब्रेक की गई थी एबीपी न्यूज पर कि हरिवंश की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी। तो शाम होते होते उस खबर पे मोहर लग गई है और हरिवंश जी ने खुद बताया है एबीपी न्यूज को कि उनकी मुलाकात हुई थी और औपचारिक बातें हुई हैं। करीब 35 से 40 मिनट तक बात हुई है और इन दोनों के बीच जब बात हो रही थी तो उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि कई गिले शिकवे भी दूर हुए दोनों के बीच और कई सारी और भी दूसरी बातें हुई हैं जिसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर है कि आने वाले वक्त में यह बात पता चलेगी कि आखिर नीतीश कुमार ने हरिवंश से इतने सालों बाद क्यों मुलाकात की, क्यों बात की और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोहर लग गई है, जो जानकारी एबीपी न्यूज ने आपको दिन में दी थी कि मुलाकात हुई है नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण सिंह की, उसकी पुष्टि खुद हरिवंश नारायण सिंह की तरफ से कर दी गई है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता नलन कोहली, अखिलेश प्रताप सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजीव रंजन सचिव जेडीयू के, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता, माधव आनंद महासचिव राष्ट्रीय लोक जनता दल के। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है अखिलेश प्रताप सिंह जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं, सर विपक्षी गोलबंदी उसको लेकर अभी चर्चा चल ही रही थी कि यहां पर एनडीए का खेमा और दायरा बढ़ता हुआ 2024 को लेकर देश की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश जी। मैं तो देख रहा हूं कि किस प्रकार से रोजाना ये मीडिया नीचे गिरता जा रहा है। अभी आपने शुरुआत में बताया कि महाराष्ट्र में भूकंप, राजनीतिक भूकंप, जहां संविधान की हत्या हो रही हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, संवैधानिक संस्थानों की हत्या हो रही हो, वहां भूकंप बता रहे हैं। वहां में इतना विवेक साहस नहीं है कि आप ये कह सकें कि लोकतंत्र की हत्या वहां हो रही है। ये कितनी चाटुकारिता की जाएगी? क्या वो लोकतांत्रिक तरीके से हुआ सब कुछ? उसे भूकंप कहा जाएगा? सर क्या फैसला आ गया अदालत से कि कुछ जो हुआ वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ? इसी तरीके के आरोप शिवसेना को लेकर भी लगे थे ना, जब शिवसेना दो फाड़ हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सर आप जो सवाल उठा रहे हैं उसके जवाब के लिए मैं लेकर चलती हूँ आपको नलिन कोहली जी के पास। बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही वकील भी हैं सर, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। आपने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब ले लीजिए ना। मैं जवाब, अच्छा तो दीजिए जवाब। आपने अभी आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चीफ व्हिप की बात सही है। साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसका निर्णय स्पीकर को लेना है। आप जानकारी दुरुस्त करके बैठा करें। सर मेरी जानकारी पूरी तरीके से दुरुस्त है सर, मेरी जानकारी पूरी तरीके से दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया था। सर अब आप नलिन कोहली जी को सुन लीजिए ना सर। सर वकील को सुन लेते हैं ना सर, वकील को सुन लीजिए ना, क्लैरिटी आ जाएगी। आपने कह दी अपनी बात, क्या वकील करामा 30 सेकंड के लिए सुन लीजिए नलिन जी को। आइए नलिन जी। भाई मैं आपने जो नलिन जी आइए। आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था, मैंने उसका जवाब दिया। अखिलेश जी मैं आपसे निवेदन करूं, कुछ मैं भी कह दूं भाई साहब। बोलिए जी। ऐसा चलिए, जमाना तो ऐसा है भाई साहब, जमाना तो बदलती रहेगा है ना। ऐसा है भाई साहब, जमाना तो बदलता ही है, हर 10 साल में एक नया जमाना आता है। मैं इतना ही कह रहा था बड़ी विनम्रता से
कि जैसे आपको अधिकार है और आपने बात रखी, सही गलत नहीं, आपको अधिकार है ना अपनी बात रखने की भाई साहब, मुझे है, वैसे ही रोमाना जी को भी है, चैनल को है। इसमें अब आपको लगता है लोकतंत्र की हत्या हुई, वो कह रहे हैं भूकंप, हमारा मानना है कि लोकतंत्र मजबूत हुआ है। तीन अलग अलग ये सोच है। हम मानते हैं कि आज जो है पार्टियां जो है परिवार केंद्रित पार्टियों को में से हटके प्रभावशाली नेता लोकतांत्रिक पार्टियों में आ रहे हैं, तो हम मानते हैं ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ठीक है सर, मैं चर्चा खोल रही हूं। अलग अलग विचार है, पर इसमें सभी मेहमानों से ले लेते हैं, उसके बाद बहस शुरू कर लेंगे। जल्दी से मैं राजीव रंजन जी का रुख करती हूँ। राजीव रंजन जी, ये महाराष्ट्र में जो हुआ है उसका कहा जा रहा है कि असर जो है वो यूपी और बिहार तक देखा जाएगा। पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, जो महाराष्ट्र में हुआ वो आपको संयोग लग रहा है या प्रयोग लग रहा है? महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ भारतीय जनता पार्टी की हताशा और बौखलाहट है। उन्हें देश में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी करारी शिकस्त का एहसास है, और लोकसभा चुनाव तो वो उसके बाद बुरी तरह हारेंगे ही। पहले इन 4 राज्यों में वो ये साबित करना चाहते थे कि उनकी ताकत पहले से बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र बैकफायर करेगा। और जिन्हें भी लोकतंत्र में यकीन है, संविधान में यकीन है जी, जिन्हें परंपराओं में यकीन है भारतीय जनता पार्टी के लिए जी, वो उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। जहां तक बिहार का सवाल है जी, बिहार के सर, बिहार पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, बिहार पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे सर। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पर जो बात कही है कि साहब बीजेपी हताशा है, बीजेपी हारेगी, ऐसे में आशुतोष वर्मा जी यहाँ कमजोर तो विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। टूट तो पहले शिवसेना और उसके बाद एनसीपी में देखने के लिए मिल रही है, तो एनडीए तो मजबूती के साथ उभर रहा है सर। आशुतोष जी देखिए रोमाना जी एनडीए आज के 2023 में भी 31 पार्टियों के साथ में है, और जब से एनडीए का गठन हुआ है सन 99 से लेकर लगभग 27 पार्टियां उसको छोड़ के जा चुकी जो प्रमुख घटक दल रहे हैं। तो कौन मजबूत हो रहा है और कौन नहीं मजबूत हो रहा है ये तो समझ में आता है। जो प्रमुख घटक दल थे आज एनडीए के, जो शान हुआ करते थे, आज वो नहीं है। और मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1999 में 1 वोट से हारे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तोड़ के एक भी सांसद लेके अपनी पार्टी में जोड़ूं और सरकार चलाऊं, ऐसा मैं तनिक भी होने नहीं दूंगा। ये मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की ये चाल चलन में नहीं है। और आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या हो गई है? बीजेपी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। वो झगड़ा लगाती है, 2 लोगों को तोड़ती है, और जो लोग प्यादे उसमें बनते हैं उनको लगता है कि त्वरित लाभ के मंत्री या उप मुख्यमंत्री बन के हम पता नहीं क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग 2024 की लड़ाई तो वैसे भी नहीं लड़ सकते हैं। ठीक तो जितनी जल्दी है ये लोग हट जाएं वो अच्छा है, क्योंकि लड़ाई व्यापक है, बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है। मैं नलिन जी आपके पास आऊंगी, पहले एक रिएक्शन सभी मेहमानों का ले लेती हूँ। माधव आनंद जी, आपकी जो पार्टी है वो अभी तक एनडीए में शामिल नहीं हुई है, मतलब आप लोग फायदा नहीं उठाना चाहते हैं, लाभ का कोई पद आप लोग नहीं लेना चाहते हैं? रोमाना जी देखिए, हमारी पार्टी कब गठबंधन में सम्मिलित होगी नहीं होगी निश्चित रूप से पार्टी आने वाले टाइम में जिसको डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात तो यह तय है कि जब महागठबंधन बनने से पहले टूट गया और एनडीए का लगातार कुनबा बढ़ते जा रहा है। देखिए, एक एक नई पार्टियां एनडीए में आ रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी में अपनी आस्था को व्यक्त कर रही है। देश हित को ध्यान में रखते हुए एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है। और महागठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, एक एक नेता इसमें ऐसे हैं जिसके ऊपर एक आरोप नहीं कई आरोप साबित हो चुके हैं, सजा उनको मिल चुकी है, जेल से जैसे बेल पे रिहा उनको किया गया है। तो ऐसे लोगों की जो जमात है, ऐसी जमात से जो है भारतवर्ष की जनता जो है निश्चित रूप से बचना चाहती है, और एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले वक्त में और भी मजबूती एनडीए को मिलेगा। लेकिन कब जाने वाले हैं एनडीए में, आपकी पार्टी कब शिरकत करेगी, इसको लेकर अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने पत्ते नहीं खोले। ये इसके पीछे की क्या वजह है, इस पर आगे जवाब दे दीजिएगा। पर वारिस पठान साहब, क्योंकि आप ना एनडीए का हिस्सा और ना ही जो विपक्षी गठबंधन बनाया जा रहा था उसमें एआईएमआईएम को न्योता दिया गया, आपके निशाने पर दोनों ही गठबंधन रहते हैं। फिलहाल आपका आकलन क्या कह रहा है, आपका असेसमेंट क्या है? 2024 देश की राजनीति किधर जाती हुई नजर आ रही है?
देखिए रोमाना जी, आपकी बात सही है कि एक तरफ तो एनडीए है, बीजेपी, और एक तरफ तो ये अनदर विपक्ष पार्टियां हैं और हम लोग बीच में। तो मेरी तो वो हालत हो गई कि रजिया गुंटों में फंस गई है। अब बिल्कुल 2024 का चुनाव बहुत अनकरीब है, तो ये बीजेपी चाहेगी किसी भी तरह बाय हुक और बाय क्रुक सरकार बनाने का। अब दूसरी तरफ ये जो 17 पार्टियां अभी पटना में मिले, हमको तो नहीं बुलाया, इनके लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब वहां पर शरद पवार साहब भी मौजूद थे, शरद पवार साहब के साथ वहां पर प्रफुल्ल पटेल साहब भी मौजूद थे। अब प्रफुल्ल पटेल साहब वहां से आकर कहां चले गए आपने देखा ना, जाके शपथ ले लिया और मंत्री बन गए बीजेपी के अंदर जाके। तो भी कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन यकीन मानिए हम भी यही चाहते हैं कि बीजेपी को 2024 में हराना है। हमारा भी मेन मुद्दा, मेन मकसद ये है कि 2024 में मोदी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री नहीं देना है बनने। हम किसी भी तरह पूरा एफर्ट्स लगा देंगे उसको हराने का। और हमने एग्जाम्पल भी सेट किया 19 के चुनाव में, औरंगाबाद में से एक सीट पे लड़े हम और 3 टर्म का जो इनका एमपी था शिवसेना का, उसको हमने हरा दिया। हमने बार बार इनसे कहा है कि आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाओ, मंशा मकसद एक है और मोदी को हराएंगे। आइडियोलॉजिकल फाइट होना चाहिए, 1:1 की फाइट करिए। मगर ये लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, इनका एरोगेंसी है, जो भी हमको समझ में नहीं आता क्या है, और उसके बाद हम लड़ेंगे। अब खुदा ना खास्ता कोई एक आध हमारी वजह से 19-20 हुआ, जो कभी हुआ नहीं, हार गया, तो हम पे इल्जाम लगा देंगे बीजेपी की हम बी टीम है, जबकि पूरा देश आप हम सब देख रहे हैं बी टीम तो एनसीपी ऑफिशियली जाके बन गई वहां पे। सर आपने इतने सवाल हैं, आपने इतने सवाल हैं और उन सवालों के कटघरे में सीधे कांग्रेस पार्टी को क्योंकि खड़ा कर दिया यहाँ पर। एक जवाब छोटा सा अखिलेश जी से लेती हूँ, 30 सेकंड का टाइमर ले आइए अखिलेश जी, 30 सेकंड में इन आरोपों पर जवाब दे दीजिए। उसके बाद अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। अखिलेश जी आइए। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं है कौन बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी का छोटा रिचार्ज है। सिर्फ बोलने से नहीं, अपने कर्मों से भी साबित करना होता है कि आप किस धारा के साथ। ये आज देश ये महसूस कर रहा है कि इस देश को सेल्समैन से नहीं स्टेट्समैन चाहिए। इस देश को संविधान को रौंदने वाला नहीं, संविधान की रक्षा करने और संविधान पे चलने वाला चाहिए। इस देश को एक जननायक चाहिए जो धनवान के साथ न रह करके किसान और नौजवान के साथ रहे, ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो वो समय आ गया है, समय पूरा हो गया। तो कहती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, बीजेपी तो कहती है वो जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये मोदी मैजिक ही है जिसकी वजह से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। वो विपक्षी दल के नेता जो कहां तो पटना वाली बैठक में शामिल थे और अब पाला बदलकर बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास आऊंगी दोबारा। इस बीच अरुण राजभर जी, ये बताइए मुझे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? आपके पिता की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक वो बन गए हैं, तो बता दीजिए मायावती किधर जाने वाली हैं, समाजवादी पार्टी में कितनी टूट होने वाली है? अरुण जी देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जब धुआं उठती है तो वो खबर फैल जाती है और धीरे धीरे आग की तरह गोला बन जाता है। तो कुछ ऐसे नेता हैं जो संपर्क में साधे हुए हैं कि हमको किसी तरह सांसदीय का टिकट मिल जाए, हमें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। तो वो लोग परेशान हैं, वही लोग वहां से हट करके दूसरे पाले में जाने की तैयारी में है। वो जल्द ही वो जनता के बीच में आ जाएंगे और वो भी आपके सामने हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी लोग कर रहे हैं वो उससे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जमीन पर काम कर रही है और जमीनी मायावती आपके साथ आने वाली है क्या? सीधा सवाल। देखिए, अभी तो ये तो वक्त है ना, वक्त आएगा तो वो आपके सामने हो जाएगा। अभी मैं कह दूंगा तो बात खत्म हो जाएगी। और आप लोग एनडीए में जाने पर विचार कर रहे हैं क्या? देखिए, अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी कल प्रदेश के 75 जिलों में हमारी बैठक होगी, बिहार के 32 जिलों में हमारी बैठक होगी और हम 7 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। उसमें आपको दिखाएंगे कि देश की राजनीति में कौन कौन बड़े नेता उस जगह आपको दिखेंगे और आपको पता चल जाएगा उस दिन की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस दिशा में और किस एजेंडे के साथ अपने कार्यक्रम को आगे। तो आप कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए, 7 अक्टूबर को हम पत्ते खोलेंगे, उससे पहले हम पत्ते खोलने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच बिहार में जो कुछ हो रहा है, नलिन जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी सर। वहां पर आप ही की पार्टी के नेता हैं और सांसद भी हैं, उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है साहब नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, नीतीश की पार्टी टूट जाएगी, मतलब बीजेपी और मजबूत हो जाएगी क्या सर? ये उम्मीद कर रही है बीजेपी बिहार में? स्थानीय राजनीति में कोई ऐसी विशेष बात हो, वहाँ के हमारे स्थानीय नेता जो हैं समझदार हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो वहाँ की जानकारी के आधार पर दे रहे हैं। लेकिन मैं 2 कमेंट जरूर कहूँगा। हमारे मित्र जो हैं उनके साथ इतने डिबेट्स में हम लोग बैठे हैं, राजीव जी, रंजन जी, तो राजीव जी ने कहा भाजपा हताश लग रही है।
मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा राजीव जी, इतने सारे दल जो हैं जुड़ना चाहते हैं एक हताश पार्टी से लड़ने के लिए। ये सारे दल जो है घबरा कर, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन पे, सब घबरा कर एक साथ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको सामने दिखता है एक मजबूत भाजपा मजबूत रूप से दिख रही है, इसीलिए तो इतने को साथ आने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम हताश नहीं है, ये अपनी हताशा को बचाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा जो है ऐसा है वैसा है, कई चीज़ें उन्होंने कहा। तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस देश में 2 मॉडल है। मैं ये नहीं कह रहा कौन सा अच्छा बुरा, पर इतना सामने रख रहा हूँ जनता के। एक परिवार केंद्रित है जहाँ से नेतृत्व आएगा, या वो परिवार पार्टी के नेतृत्व को तय करेगा, मतलब हर चीज़ परिवार केंद्रित है। दूसरा लोकतांत्रिक केंद्रित या विचारधारा केंद्रित। तो हम विचारधारा केंद्रित है, हमारे यहाँ कोई एक परिवार का विशेष प्रभाव नहीं रहता। आपके यहाँ भी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, बिना कोई ऐसे तंज किए, परिवार में दिक्कतें आई तो आपकी पार्टी का एक प्रकार से बंटवारा हुआ, वापस जुड़ जाए कुछ जुड़ जाए। तो ये आपका मॉडल है, आपका मॉडल हम पर फिट नहीं होता। तो इसीलिए जब लोग परिवार केंद्रित पार्टियों को छोड़कर निकलते हैं, वो चाहते हैं उनके वो प्रभावशाली नेता है, प्रतिभाशाली नेता है, चाहते हैं कि वो आगे कुछ करे, समाज में आगे बढ़े, देश हित में कुछ काम करे, तो वो कहाँ जाएंगे? एक परिवार को केंद्रित पार्टी को छोड़ के दूसरी परिवार केंद्रित पार्टी में जाएंगे, तो वही उनका एक सिचुएशन हो जाएगा। तो मतलब बीजेपी का जो राजनीति का मॉडल है, जो परिवारवाद वाली पार्टियों के मॉडल से बिल्कुल उलट है, वो आकर्षित कर रहा है इन तमाम नेताओं को जो बीजेपी के पाले में आ रहे हैं। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। मैं राजीव रंजन जी का, मैं आशुतोष जी से भी जवाब लूंगी, अखिलेश जी आपके पास भी आ रही हूँ सर, लेकिन पहले राजीव जी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि राजीव जी अब सवाल यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर ये पूछा जा रहा है कि साहब जीरो टॉलरेंस करप्शन पर नीतीश कुमार कहते हैं, और वही बात एक परिवारवादी पार्टी होने का जिस पर आरोप लगता है आरजेडी, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, चार्जशीट में उनका नाम आ जाता है। अब क्या करेंगे नीतीश? देखिए, आपने कई सवाल किए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे आप सुन लें तो कृपा होगी। पहली बात तो देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो ये कह सकता है कि उसे परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा दल जनता दल यूनाइटेड है। हमारे दल पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इसीलिए मैं नसीहत देने वालों को एक बात जरूर कहूँगा कि अगर नीतीश कुमार जी के साथ उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को के रिश्ते को लेकर के उन्हें कोई ऐतराज है, तो एक बात बता दें कि आज से 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान पर वो क्या कहेंगे, जिसमें 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी अजीत पवार जी के बारे में उन्होंने क्या कहा। यह हमारा आरोप नहीं है। उन्होंने एविएशन स्कैम को लेकर के इनके दल के नेताओं ने प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में क्या कहा, स्टैम्प घोटाला के सरगना तेलगी के साथ जो रिश्ते रहे या महाराष्ट्र सदन के उस समय के जो बड़ी अनियमितताओं के लिए जवाबदेह माने गए जी, और इसके बाद छगन भुजबल इनके सरकार में शामिल है। ये लंबी फहरिस्त है। दरअसल ये एक बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं होगा कि इनकी जो लॉन्ड्री है उसमें दाग अच्छे हो जाते हैं, दाग मिटते तो नहीं है, दाग अच्छे हो जाते हैं। और परिवारवाद, एक छोटा सा उदाहरण, विजया राजे सिंधिया जी दिवंगत हैं, उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनकी 2 बहनें यशोधरा राजे जी मध्य प्रदेश में, वसुंधरा राजे जी राजस्थान में। वसुंधरा राजे जी के सुपुत्र दुष्यंत सिंह जी सांसद हैं। ठीक है सर, ये एक छोटी बानगी है। ठीक है, और ऐसे आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, 30 सेकंड के लिए चल रही हूँ नलिन कोहली जी के पास लेकर। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, परिवारवाद को लेकर भी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी आपने जो आईना दिखाया है। और नलिन कोहली जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे ना राजीव जी, पता नहीं सोशल मीडिया पर वैसे सर चल रहा है, आपने देखा है या नहीं देखा है, वॉशिंग पाउडर भाजपा जमकर चल रहा है सर, देखा है या नहीं देखा है? आ जाइए, 30 सेकंड के लिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। नहीं, मैंने नहीं देखा जी। तो पहली बात राजीव जी को ये कहूँगा, मैंने बड़ा स्पष्ट अपने शब्दों का प्रयोग किया कि परिवार केंद्रित, जहाँ पर नेतृत्व परिवार से आता है या वो परिवार ही नेतृत्व तय करता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। परिवार के लोग आ सकते हैं, लेकिन वो पार्टी की दिशा दशा सब अकेले तय नहीं करते। ठीक। और दूसरी बात, राजीव जी ने भ्रष्टाचार की बात की,
तो जब जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनमें से कई सज्जन नीतीश जी के साथ बैठे हुए थे, तब बड़े साफ लग रहे थे। तो ये भी एक अच्छा मॉडल है ना कि हमारे साथ बैठे तो वो साफ है, ठीक है, बाकी के साथ जाए तो वॉशिंग पाउडर की बात कर लीजिए। ठीक है। तो फिर ये कौन सी जादुई वॉशिंग पाउडर थे वहां बिहार में जिनके साथ बैठ के कोई ऐसा गंध दिखा नहीं? ठीक है सर, या ठीक है। चश्मे जो है गलत पड़ गए? ठीक है। जो 2 मॉडल्स आपने बताए थे उसमें आपने समाजवादी पार्टी को लेकर भी सवाल उठाया था। आशुतोष जी जल्दी आ जाइए। तो वो परिवार केंद्रित मॉडल, क्या यही वजह बनने वाली है समाजवादी पार्टी में टूट के जो कयास लग रहे हैं 2024 से पहले? आशुतोष जी, अब जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार के बारे में क्या जाने। रोमाना जी, वरिष्ठ प्रवक्ता नलिन कोहली जी लोकतंत्र विचारधारा की बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है लोकतंत्र की बात करते करते जब सरकार इनको बनानी होती, सरकार की भूख कैसी है, तो जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी जो बिल्कुल धुर विरोधी है, जिसके साथ इन्होंने बिल्कुल लड़ाई लड़ी है, उसके साथ सरकार बनाते हैं। अच्छी लगी तब तक बढ़िया, नहीं लगी तो छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ते हैं, फिर एक आदमी को तोड़ के पूरी चुनी हुई सरकार गिरा देते हैं, तो लोकतंत्र की विचारधारा वहां मजबूत कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को तोड़ते हैं और सारे एमएलए को लेके आसाम भाग जाते हैं रिजॉर्ट में, तो लोकतंत्र मजबूत कर रहे होते हैं। कल एक चुनी हुई पार्टी को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं, तो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, मैं बार बार कहता हूं। और यही प्रधानमंत्री, बड़ा दुख है कि पहली बार ऐसा है कि इस देश में प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई है। 4 दिन पहले जाके बोलते हैं कोनार्ड संगमा जैसा भ्रष्ट राजनीतिक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, 4 दिन बाद उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। 2 दिन पहले आते हैं अमेरिका से और कहते हैं कि एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसके साथ तोड़ के सरकार में उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। 10 दिन पहले जो है फडणवीस जी बोलते हैं चक्की पीसिंग, अजीत दादा चक्की पीसिंग, और उसके साथ सरकार बना। ये विचारधारा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा रह गई है। मतलब प्रधानमंत्री तो एक व्यक्तित्व होता है, प्रधानमंत्री एक चीज होती है जो देश का एक गौरव होता है, जिसकी वक्त और भाषा का मतलब होता है। आज दुखद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उस शब्दों की, अपनी विचारधारा को, अपनी गद्दी का मान नहीं रखा है। जहां जहां बोला वहां वहां उसको जो है अपने साथ में लेके आया। इसीलिए वॉशिंग पाउडर का नाम आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। इतना तो राजनीति में गिरावट नहीं होनी चाहिए। सर, आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं जवाब लूंगी नलिन कोहली जी से। वारिस पठान साहब आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से अखिलेश जी, लेकिन क्या यहां पर पलटकर विपक्ष से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आखिरकार विपक्ष की विचारधारा का क्या? क्यों ऐसा हो रहा है कि इतने आरोप कटघरे में आप लोग बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, उंगली आप लोग बीजेपी पर उठा रहे हैं कि साहब सारा खेल बीजेपी खेल रही है। आपके नेता इतने कमजोर कड़ी क्यों साबित हो रहे हैं कि वो निकल कर बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं? सर, मैं इसका जवाब दूंगा, थोड़ा धैर्य से समय दीजिएगा। नलिन कोहली ने परिवारवाद का जिक्र किया। इस देश में एक ऐसा परिवार है जो संघ परिवार जिसको जाना जाता है, नागपुर वाला परिवार। उस परिवार के द्वारा उसके लोग, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, हर जगह बैठे हैं और वही सब कुछ चला रहे हैं। चाहे वो संगठन हो प्रदेशों का, वहाँ उनके नुमाइंदे बैठे हैं उसी परिवार का, वही परिवार निर्धारित करता है, वही परिवार नेतृत्व भी निर्धारित करता है, और वही परिवार के व्यक्ति हर मंत्रालय में बैठा है, वही परिवार के व्यक्ति प्रदेशों की हर सरकारों में बैठा है, और प्रदेशों के हर भाजपा के जिला स्तर के यूनिट में वही परिवार का व्यक्ति बैठा है, और वही सब कुछ संचालित करता है। बीजेपी उसकी और बीजेपी की सरकार उस परिवार के हाथ की कठपुतली है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस परिवार से आया हुआ संगठन महासचिव कितना पावरफुल है बीजेपी के संगठन में, और इस परिवार का नुमाइंदा जो मंत्रिमंडलों में बैठे हैं, सचिवालय में बैठे हैं, वो कितने पावरफुल हैं। तो ये जो खतरनाक परिवार है, इससे इस देश को बचाना है। सत्ता तो इस परिवार के हाथ की कठपुतली है। दूसरी बात जी, आपने कहा कि हम लोग बचा क्यों नहीं पा रहे हैं। हाँ। तरस आती है, बुरा ना मानिएगा आप लोगों के इस तरह के बीजेपी टाइप के आर्गुमेंट पे। कल आप कहेंगे आपके घर में डकैती पड़ गई, आपने अपने घर की रखवाली क्यों नहीं की। यही सेम तर्क है। अगर आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आपके पास राष्ट्रपति, प्रशासन, शासन सब कुछ है, और आप संविधान को रौंद रहे हैं, जिसको आपकी जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी न निभा करके संविधान को रौंदें, और जिसको रौंद दें उससे आप कहें कि आप अपनी रखवाली क्यों नहीं किए।
तो फिर सर, कानून मैं तो देखिए व्यवस्था दोनों संविधान तरफ की से जरूरत सवाल क्या है? पूछूं, मेरा काम तो अजीब सवाल सा पूछना तर्क है। देते हैं आप आपसे लोग। मैं ऐसे ही सवाल मैं पूछूंगी दोनों सर, जो तरफ- दूसरी तरफ वाले सवाल होंगे, है ना? बड़ा अच्छा काम है। मैंने अभी नलिन कोहली जी जी, से जी, भी ठीक पूछा है, सर, पूछें वॉशिंग आप। पाउडर आप भाजपा, पूछें। वो तो इतने नहीं चिड़े मेरी सर। बात- उन्होंने तो नहीं मेरी कहा बात- कि आप जो है वो मेरी कांग्रेस बात- के हाथ मेरी में बात- खेल रही हैं और आप कांग्रेस वाले या चिढ़ने विपक्ष की वाले बात- सवाल पूछ रहे मैं हैं। चिढ़ लेकिन नहीं सर मैं रहा हूं। आपसे सवाल पूछूंगी सर, और मैं आपसे इसलिए सवाल मैं पूछूंगी आपके- सर कि जब मेरे विपक्ष ये जवाब दावा अभी करता है मेरा- कि साहब वो disturb कम विचारधारा किया के आधार पर मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो फिर वो विचारधारा बचती कहाँ है सर, जब आप ही लोगों के साथ के नेता जो हैं वो पाला बदल लेते हैं रातों रात और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। मैं तो सवाल पूछूंगी सर, मेरा काम है सवाल पूछना। जी आइए, जवाब दीजिए। सुनिए 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 नहीं, सुनिए सुनिए, जिस दिन सरकार बदलेगी 3/4 बीजेपी के लोग विचारधारा बदल के कांग्रेस के चौखट पे खड़े मिलेंगे या जेल में मिलेंगे। तो 4 घंटे के लिए सरकार दे दीजिए, देखिए लोग कहां जाते हैं। फिर तो आपकी बात तो साफ हो गई ना नैतिकता सर है ही नहीं कि है। नैतिकता है ही नहीं, आप मतलब भ्रष्ट- सत्ता प्लीज, चुंबक है प्लीज, जिसकी प्लीज, तरफ सब प्लीज, खींचे बीच चले में- जा रहे हैं। बीच में नहीं, बीच सर अरे सर मुझे भाई, बाकी मेहमानों अब का भी आप रुख पर- करना है। 30 ये- सेकंड में आप ये अपना काम पॉइंट रख भाजपा दीजिए, के उसके प्रवक्ता बाद मैं को बाकी करने मेहमानों के दीजिए। पास जा रही ये हूँ। बात पूरी अखिलेश जी होने दें। 30 सेकंड प्लीज जी, जी, प्लीज जी, प्लीज आइए, जी, 30 सेकंड। देखिए जो व्यक्ति, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति के पास सिर्फ सत्ता ही चाहिए, सत्ता के जो भक्त हैं उसको आप विचारधारा की पार्टी अगर माने तो मेरा इसमें कोई दृष्टि भ्रम जो दोष नहीं है। मोदी जी इस देश के लोगों के नजरों से उतर चुके हैं, ये लिख लीजिए। अब कोई माई का लाल बीजेपी की कोई ताकत सत्ता में वापस नहीं ला सकती, और जब तक चुनाव आएगा तब तक ये बीजेपी की दिल्ली की सरकार हर हथकंडे अपनाएगी। ईडी सीबीआई इधर उधर तोड़ फोड़ खरीद रौंदा परेशान करना, गिरफ्तारियां सर देखिए सवाल इसी वजह से था, आपने 30 सेकंड में अपनी बात रख दी। सवाल इसी वजह से था कि अगर विचारधारा के कोई मायने बचते ही नहीं है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ लालच वाली राजनीति हो रही है और उसमें पक्ष विपक्ष हर जगह एक ही जैसे नेता हैं, तो फिर विकल्प बचता कहां है सर जनता के पास? सवाल इसीलिए मैंने पूछा था। मैं वारिस पठान साहब के पास आ रही हूं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार करें। नलिन सर आऊंगी आपके पास सर, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगी। वारिस पठान साहब, कुल मिलाकर क्या लग रहा है आपको, ये जितनी टूट फूट देखने के लिए मिल रही है, ये मोदी मैजिक जो कहा जा रहा है कि साहब देश हित में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं इस वजह से समय आ गया है उन्हीं के पीछे खड़े हो जाने का, या फिर ऑपरेशन लोटस जो विपक्ष के एक खेमे की तरफ से बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं? वारिस पठान। देखिए अभी मैंने सुना मेरे दोस्त नलिन कोहली की बात, उन्होंने कहा कि बीजेपी हताश नहीं है। अगर हताश होती तो इतने सारे लोग उनके वहां ज्वाइन नहीं करते। नहीं, वो लोग ज्वाइन कर रहे तो बीजेपी की विचारधारा को देखकर या उनके काम को देखकर या मोदी मैजिक देखकर या मॉडल देखकर मोदी का, या उनका जो डेवलपमेंट झूठा मोटा वो देखकर ज्वाइन नहीं कर रहे। ये लोग ज्वाइन कर रहे ईडी और सीबीआई के डर से। ईडी ने जितने लोगों को जेल नहीं भेजा उससे ज्यादा लोगों को तो बीजेपी में भेज दिया है। आप हटा दीजिए, देखो कोई नहीं जाएगा वहां पर। अभी यहाँ पर भी जो कल ज्वाइन किए महाराष्ट्र में उनके ऊपर तो ईडी की इंक्वायरी है। हसन मुशर्रफ को तो 2 मरतबा बुलाया गया था, तीसरी बार जाने वाले थे तो वो बोले वहां जाने से अच्छा तो बीजेपी में चले जाओ। तो वो लोग जा रहे, कोई विचारधारा की वजह से कोई नहीं जा रहा है वहां पर। अब बात नंबर ये आ रही है कि अब होगा क्या 24 के पहले। तो ऑपरेशन लोटस की जो आपने बात किया, तो बीजेपी की तो यही कतनी करनी में बिल्कुल फर्क है। मोदी ने अमेरिका में जो कहा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पीपल मैंडेट देखा जाएगा? क्या इस तरह से तोड़ फोड़ की हुई सरकार देखी जाएगी? क्या पैसों के बल के ऊपर सरकार बनेगी? क्या ईडी और सीबीआई का डर दिखा के आप सरकार को बनाएंगे? तो ये हम क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? अगर आज की तारीख में आप देख लीजिए महाराष्ट्र का भी समीकरण, तो अजीत हमने अभी तो इन्होंने कहा वीडियो भेजो, मैं वीडियो सबको भेज दूंगा। 3 दिन से चल रहा है ये वॉशिंग मशीन बना हुआ है ना बीजेपी, जो उसमें जाता है अंदर सीधा धुल के बाहर आ जाता है, सफेदी की चमकार निर्मा बन जाता है। सही बात है, अभी मोदी ने कहा 70,000 करोड़ का घपला हो जाएगा वो एक बार सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अब क्या होगा 70,000 करोड़ रुपए का? वो तो स्कैम खत्म हो गया, स्कैम इज फिनिश। तो हम लोग इसलिए बोल रहे हैं ना कि बीजेपी को सत्ता में आना है तो बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से लोग आना चाहते हैं, उसके लिए वो ये नहीं देखेंगे आइडियोलॉजिकल फाइट है या नहीं है। हटाइए आप इनको, देखिए क्या होता है। मैंने सुना वीडियो, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर दूंगा, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सुनिए, फडणवीस जी जो आज डिप्टी सीएम है, पहले तो सीएम थे 14 में, उसके बाद एक डिप्टी सीएम बने, आज हाफ डिप्टी सीएम हो गए।
उनका वीडियो आया है वायरल। एक जगह उन्होंने खुले तौर पर मीडिया को कहा कुछ भी हो जाए मगर मैं एनसीपी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, भले अकेला चलूंगा जिंदगी भर लेकिन हाथ नहीं मिलाऊंगा। एक वीडियो में तो शोले का डायलॉग मार रहे हैं, अजीत दादा को उठा के जेल में डालूंगा, इन जेल अजीत दादा विल बी चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अब क्या हो गया, वो चक्की कहां चले गई? अब तो अजीत दादा वॉशिंग मशीन में आ गए, निरमा का पाउडर डाला, सफेदी की चमकार, सीधा बाहर, ठीक है, कुछ नहीं, सबके ठीक है ऊपर से गुना धुल गए। तो क्या देश करप्शन तो फ्री माधव आनंद मनी साहब, लाने जो बात वाले यहाँ पर बाहर वारिस से- पठान कह रहे हैं, उससे पहले जो बात आशुतोष जी भी कह रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं ये वो डर का डंडा, पैसे का जोर, ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों का खौफ, इसी की वजह से ये कुनबा एनडीए का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? रुमाना जी देखिए, अगर किसी ने गलत किया है, सीबीआई, ईडी, ये जितनी संस्थाएं हैं, संस्थाएं तो आज तो बनी नहीं है, बीजेपी ने तो बनाई नहीं है, वर्षों से ये संस्थाएं जैसे भारतवर्ष में है और ये अपना काम करती रही है। अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है तो स्वाभाविक है ईडी हो चाहे सीबीआई हो चाहे इनकम टैक्स हो, अपना काम जैसे करेगी, बखूबी अपना काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी, चाहे सरकार किसी की भी बने। अब जहां तक बात आप बिहार के संदर्भ में कहा, देखिए जनता दल यूनाइटेड एक डूबती नाव है जिसके कर्ता धर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो कर्पूरी जी और लोहिया जी के अपने आप को चेला बताते हैं और हमेशा से कहते आए कि ट्रिपल सी पे जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। यही नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में एक नहीं कई ऐसे वाक्य हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जिसपे सिर्फ दाग लगा और सिर्फ जो है सो दाग लगने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ और उनको जो है सो पद से हटाने का काम किया, चाहे जितन राम मांझी जी हो चाहे कई अन्य मंत्री हो। लेकिन आज यही 4 सीटेड तेजस्वी यादव, जिनका पूरा परिवार, लालू यादव जी पे तो सारे आरोप तय हो चुके हैं और कई आरोप अभी कोर्ट में चल रहे हैं, 4 सीटेड हैं, और वहीं जाके नतमस्तक हो जाते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के सामने कहते हैं माई बाप आप ही हजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, और वही विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं भ्रष्टाचारियों को अगर एकजुट करने की माधव जी वो टाइमिंग को ढाल बना रहे हैं ना आप तो, माधव जी टाइमिंग को ढाल बनाया जा रहा है ना कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जो कहा और उसके बाद देख लीजिए रविवार को किस तरीके से वो तमाम कथित भ्रष्टाचारी जिन पर बीजेपी मंच से बड़े नेता बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, सबने तो शपथ ले ली, वो तो शिंदे सरकार में शामिल हो गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ अब सरकार में शामिल हैं, अजीत पवार से लेकर हसन मुशर्रफ, छगन भुजबल, सभी लोग जो अभी तक भ्रष्टाचार के आरोपी थे। तो टाइमिंग को इस वक्त जेडीयू ढाल बना रही है, आप मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं। लेकिन मैं जल्दी से अरुण राजभर का रुख करूंगी। अरुण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है खासतौर से जमीन पर, ऐसे में आपको क्या लग रहा है अभी जिस तरीके के खेमे हैं समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर जयंत चौधरी की पार्टी, उसमें सबसे कमजोर कड़ी आने वाले समय में कौन सी पार्टी साबित होगी यूपी में? आपका आकलन क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब तक विपक्ष के लोग संपूर्ण लामबंद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं और उनके वोट प्रतिशत ज्यादा है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, और ये दोनों पार्टियां जब तक आपस में कंबाइंड नहीं होंगे तब तक ये सोचेंगे कि हम केसीआर साहब को उत्तर प्रदेश में ला देंगे, केजरीवाल साहब को उत्तर प्रदेश में ला देंगे, ममता बनर्जी जी को ला देंगे तो हम कुछ फायदा ले लेंगे। तो मुझे लगता है 2019 500 में वोट कहां दिलाने की कुछ कर क्षमता पाई थी नहीं। ये दोनों पार्टियां साथ में आई थी, तो क्या कर लिया था इन्होंने साथ में आकर 2019 में? ऊपर दिक्कत क्या है, समय से पहले अगर गठबंधन होगी और समय के बाद गठबंधन होंगे तो दोनों में अंतर हो जाते हैं। वो समय के बाद हुए थे और समय से पहले गठबंधन करने की जरूरत इस समय है। जैसे कि अभी बिहार में लोग 15 पार्टियों को लोग मिल रहे हैं, एक मटका भर रहे हैं, तब पता चला उसी में छेद हो जा रहा है, उसमें से कुछ लोग निकल जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी का बहुत बड़ा योगदान है और उनका 15% वोट प्रतिशत इसको सपा को लेने के लिए या कांग्रेस के को लेने के लिए इनको आपस में दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। सभी लोग ईडी सीबीआई से डरे, जैसे आप यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए ईडी सीबीआई का उपयोग हो रहा है, तो कौन डर रहा है? अगर आप गलत नहीं किए हो तो आप ईडी सीबीआई से डर करके 15 पार्टियां एकजुट होकर कौन सा हवा भर रहे हैं? वो हवा क्यों निकल जा रही है? ठीक है नलिन कोहली जी, ठीक है नलिन कोहली जी, घूम फिर कर सभी की तरफ से कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है कि साहब ईडी सीबीआई का डर, पैसे का जोर, डंडे का जोर, और देख लीजिए कैसे एनडीए मजबूत हो रहा है और विपक्ष को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2024 आपको क्या लगता है नलिन जी, तस्वीर कैसे बदलेगी? 2024 में तस्वीर कहां बदलने वाली है? काम के आधार पे, नेतृत्व के आधार पे मोदी जी जनता के बीच जाएंगे, अपने सरकार का रिकॉर्ड काट देंगे और मैं मानता हूं उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, अच्छे काम आगे बढ़ने चाहिए। दूसरी बात, आज अखिलेश जी ने बड़ी अद्भुत बात की, बोले 4 घंटे के लिए देखे सब कुछ जेल में डाल देंगे। तो अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि सेवा भाव से अखिलेश जी की पार्टी
काम पे नहीं आना चाहती। ये आ रहे हैं कि जेल में डालो सबको और हम जो है बदले भाव से आएंगे। तो ये आप देखिए ना, जो पार्टियां एकजुट होने की बात कर रहे हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, भाजपा विरोध। ये नहीं है कि हम इसकी जगह ये अच्छे काम करना चाहते हैं या हमारी ये सकारात्मक सोच है। तो ये नेगेटिव एक नकारात्मक सोच के आधार पर थोड़ी ना होगा। दूसरी बात, अखिलेश जी ने उससे बड़ी उद्भट बात कर दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक परिवार डिक्लेयर कर दिया। क्यों? इनके यहां नेहरू गांधी परिवार है। मैं जब से पैदा हुआ हूं आज तक मैं नेहरू गांधी परिवार का ही नाम सुनता हूं, पूरा देश सुनता है। भाई नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, राजीव जी थे, अब सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी है, कुछ आगे भी होंगे वंश। अब ऐसा है, ये उनका परिवार केंद्रित है। मैंने क्या कहा, ये परिवार या तो नेतृत्व देता है या नेतृत्व को तय करता है। संघ परिवार मतलब एक रूप से किसी को आप कहें कि मैं आपको भाई बोलता हूं, जैसे मैं वारिस भाई को भाई अगर कहता हूं, वारिस भाई हमारे भाई जैसे लगते हैं, तो इसका थोड़ी ना मतलब हो गया कि हमने एक परिवार जो है जिस प्रकार से नेहरू गांधी परिवार है उस प्रकार से होगा। या मैं आशुतोष जी को कहता हूं कि ये तो मेरे भाई जैसे हैं, मुझसे उम्र में बड़े बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम नेहरू गांधी परिवार के लिए जैसे हो जाएंगे। उसको करने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, एक संस्था है जहां पर लोग विवाह को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, हर चीज को त्याग कर जाते हैं सेवा भाव से देश को बनाने के लिए। उनको आप नेहरू गांधी परिवार को बचाने के लिए एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं, बड़ी अद्भुत बात लगी। और आखिरी बात आशुतोष जी को, आशुतोष जी 98 अगर मुझे याद है, मैं वही चेक कर रहा था, जगदम्बिका पाल जी की एक दिन की सरकार बनी थी, जहां तक मुझे याद है, क्या 2 दिन की सरकार, कल्याण सिंह जी की सरकार गिरी थी। और जहां तक मेरी याददाश्त है, समाजवादी पार्टी ने उस सरकार को समर्थन दिया था या खड़ा किया था। तो आप जो है, जो नसीहत अभी दे रहे थे भाई साहब, आपका अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए ना। आशुतोष जी आइए। आशुतोष जी आवाज मिल रही है मेरी? भी नहीं माना गया था। पहली बात तो ये कि उसका आप ध्यान कर लीजिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा नलिन जी अपनी चीजें दुरुस्त कर लीजिए। वो सरकार भी नहीं बनी थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ओथ भी ली थी, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टर माना नहीं गया था। पहली चीज ये, मैंने तो आपको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की बात बताई थी कि इन्होंने किस तरीके से कहा था कि अगर चोरी से सरकार बनानी हो या विधायक या सांसद को तोड़ने हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं उसको ही अपने वहां ले आते हैं। ऐसा लगता है ईडी सीबीआई के वहां 2 दरवाजे हैं, घुसने का तो रास्ता है, अंदर जाने के या तो बीजेपी मुख्यालय चले जाओ और या तो जेल चले जाओ। तो जेल वाला रास्ता बंद करके लोग मुख्यालय चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक स्थिति इतनी खराब कर दी है कि आजकल आप कल चोरी डकैती या आप हत्या भी करके आ जाइए, आप रेप भी करके आ जाइए, और अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हो तो आपको अंदर कोई परेशानी नहीं है, वो सारी चीजें साफ कर दें। नलिन जी, वो पार्टी विद अ डिफरेंस जो टैगलाइन है वो बदल देनी चाहिए बीजेपी को। जैसे देश में बाकी राजनीतिक दल जिसको लेकर बीजेपी संघर्ष करते करते 2014 में सत्ता में पहुंची, अब बीजेपी का भी चरित्र सत्ता में आने के बाद वैसा ही हो गया है, ये कह रहे हैं सभी राजनीतिक दल। यहाँ पर माफी चाहता हूँ, एक वाक्य ही कहूंगा जी कि मैं अटल जी की सरकार का, क्योंकि उदाहरण आशुतोष जी ने कहा, मैं उसी एक दिन के प्रकरण की तरफ इशारा कर रहा हूं कि अटल जी को कोट करते हुए आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, एक दिन की सरकार बनाने का प्रयास किया जो अवैध बाद में डिक्लेयर हुई। ठीक है सर। अखिलेश जी, आपसे बस इतना जानना चाहती हूं सर कि 2024 चुनाव से पहले अब क्या लग रहा है, विपक्ष और वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष, इसके कुनबों में किसका पलड़ा आपको लगता है भारी होगा? क्योंकि जो शिवसेना, बाद में एनसीपी, अब कयास ये लग रहे हैं जेडीयू, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जयंत चौधरी पर भी प्रश्न चिन्ह है सर। रोमाना जी, देखिए, आप थी इसी चैनल, आपके चैनल पे जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, तो मैंने कहा था कि हिमाचल हम लोग जीतेंगे 2/3 बहुमत से, और इसके बाद पूरे देश में कोई भी चुनाव, विधानसभा हो या लोकसभा हो, बीजेपी यानी मोदी जी की सरकार नहीं जीतने वाली है। और जिन जिन राज्यों, मैंने ये भी कहा था, जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा उन राज्यों में 1-2 महीने पहले बीजेपी में भगदड़ मचेगी। कर्नाटक में मची, जहाँ जहाँ चुनाव अभी 4 राज्यों में आने हैं वहाँ वहाँ भगदड़ मचेगी, देखिएगा। कुछ लोग अभी से आ रहे हैं। और दिल्ली के जब चुनाव होंगे तो दिल्ली की बीजेपी में 1/4 लोग मोदी जी का साथ छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तानाशाही है।
वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है, वहाँ कोई कैबिनेट नहीं है, दरबार है। ठीक है सर, वहाँ समय पे मेरे पास इतना ही है। तो कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था मिलाकर ही नहीं है। इस चर्चा में जो मेरी समझ बन रही है वो यही कि 24 के चुनाव से पहले इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद 24 के चुनाव की तस्वीर जो है वो कुछ हद तक साफ हो पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।